हेलो, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सच बताइए, निबंध लेखन या ऐसे राइटिंग का नाम सुनते ही क्या आपके भी मन में एक हल्का से डर बैठ जाता है? ऐसा लगता है ना, जैसे कोई बहुत ही मुश्किल या बोरिंग काम दे दिया गया हो। लेकिन यकीन मानिए, आज हम इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल बदल कर देखने वाले हैं। इसे आप एक शानदार इमारत का डिजाइन तैयार करने जैसा समझिए। यहाँ आपको कोई रटी रटाई बातें नहीं लिखनी है, बल्कि यहाँ आप खुद अपने विचारों के डिजाइनर बनने वाले हैं। एग्जाम हॉल में बैठे हुए उस बिल्कुल खाली पन्ने को देखकर जो एक अजीब सी घबराहट होती है ना, वो बहुत ही स्वाभाविक है। हम सबने वो महसूस किया है। उस खालीपन को देखकर सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से करूं? एक बेहतरीन निबंध कैसे लिखूं? तो फिक्र मत कीजिए, आज हम इसी सवाल का एक बहुत ही सटीक और साइंटिफिक ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं। तो चलिए, इस कला को आसान बनाने के लिए हम अपना रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि असल में निबंध है क्या। फिर देखेंगे इसके 3 प्रकार, इसके प्रमुख अंग, और उसके बाद योग दिवस और कंप्यूटर जैसे असली और प्रैक्टिकल विषयों पर हम इस ढांचे को परखेंगे। और अंत में मैं आपको अच्छे निबंध के कुछ बिल्कुल अचूक सूत्र दूंगा, जो सीधे आपके काम आएंगे। तो अपनी इस इमारत की सबसे पहली ईंट रखते हैं। जिस चीज से हमें इतना डर लगता है, आइए पहले उसी को डिकोड करते हैं कि आखिर ये निबंध है क्या। देखिए, निबंध का असली मतलब किसी गाइड बुक से कुछ पंक्तियों को रटकर बस कागज पर छाप देना बिल्कुल नहीं है। इसका जो वास्तविक अर्थ है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये अपने स्वाभाविक भावों, अपने असली विचारों को एक लॉजिकल सीक्वेंस में, एक सही क्रम में लिखकर व्यक्त करने का नाम है। सरल शब्दों में कहूं तो ये आपके अंदर के प्राकृतिक विचारों को कागज पर एक धागे में पिरोने की कला है। अब जब हमारी बुनियाद बन गई है, तो बात करते हैं इसके ढांचे की। मुख्य रूप से निबंध किन श्रेणियों में बांटे जाते हैं, आइए इसे समझते हैं। तो मोटे तौर पर निबंध की 3 स्पष्ट श्रेणियां होती हैं: वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावनात्मक। अब आप सोचेंगे, इनमें फर्क क्या है? तो सबसे बड़ा अंतर इस बात का है कि आपको किसी विषय में कितनी गहराई से सोचना है और अपनी कल्पना के घोड़े कितने दौड़ाने हैं। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से समझें तो बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए एग्जाम में विषय आता है होली या आपकी कोई मनपसंद यात्रा। यहाँ आपको बस अपनी देखी गई घटनाओं को क्रम से बताना है, तो ये वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव हुआ। वहीं दूसरी तरफ दहेज प्रथा या टीवी के प्रभाव जैसे गंभीर मुद्दों पर, जहां आपको फायदे नुकसान पर गहरा विचार करना होता है, वो विचारात्मक होता है। और अगर विषय कुछ ऐसा हो कि किसी पुराने मित्र से 20 साल बाद मिलना, तो यहाँ सिर्फ कल्पना और भावनाएं काम आती हैं, है ना? तो ये भावनात्मक निबंध कहलाता है। प्रकार तो हम समझ गए, अब बढ़ते हैं उन मजबूत खंभों की तरफ जिन पर आपके निबंध की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये 4 स्टेप्स किसी भी बेहतरीन निबंध के अटूट अंग होते हैं। पहला कदम, एक सटीक और कैची शीर्षक या टाइटल। दूसरा, भूमिका यानी इंट्रोडक्शन, जो पढ़ने वाले को तुरंत आपके विषय से जोड़ दें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है विषय वस्तु यानी मेन बॉडी। यही वो जगह है जहां आप अपने सारे मुख्य तर्क, फायदे नुकसान और अपना खुद का टच शामिल करते हैं। और अंत में चौथा कदम, उपसंहार यानी कंक्लूजन, जो पूरे निबंध का एक बहुत ही प्रभावशाली निचोड़ होता है। अब देखिए, थियोरी समझना एक बात है, पर उसे असली दुनिया में लागू करना एकदम अलग बात। तो चलिए इस पूरे ढांचे को एक असली विषय, राष्ट्रीय योग दिवस पर लगाकर देखते हैं। अगर आप अपनी भूमिका और विषय वस्तु में कुछ ठोस तथ्य यानी सॉलिड फैक्ट्स डाल दें, तो उसका कमाल का असर होता है। सोचिए, अगर आप अपने निबंध में बताएं कि कैसे 2014 में संयुक्त राष्ट्र में भाषण हुआ, फिर दिसंबर 2014 में 177 देशों ने इसका समर्थन किया और आखिरकार 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जब आप ऐसे पक्के फैक्ट्स देते हैं ना, तो आपके निबंध की नींव एकदम मजबूत हो जाती है और पढ़ने वाले पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन सिर्फ फैक्ट्स ही काफी नहीं है। जब आप इनमें अपने निजी अनुभव जोड़ते हैं, तो वो आपके लेख में एक अलग ही जान डाल देते हैं। जरा इस अनुभव को ही ले लीजिए, जहां 2015 के पहले योग दिवस के लिए रात भर स्कूल में रुकने, सुबह सुबह ब्रेड बटर खाने और फिर दोस्तों के साथ बस से इंडिया गेट जाने का जिक्र है। सुनकर ही कितना रियल लगता है ना? ये दिखाता है कि कैसे एक सामान्य से टॉपिक को भी आप अपनी कहानी जोड़कर बेहद दिलचस्प और जीवंत बना सकते हैं। चलिए अब एक दूसरे उदाहरण पर भी ध्यान देते हैं। ये एक बहुत ही मॉडर्न और विचारात्मक विषय है,
कंप्यूटर की आवश्यकता। अब देखते हैं कि एक विचारात्मक विषय यानी एनालिटिकल टॉपिक कैसे खड़ा किया जाता है। जरा कंप्यूटर से पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए, जब दफ्तरों में भारी भरकम फाइलें धूल खाती थीं और क्लासरूम्स की एक भौतिक सीमा होती थीं। और अब आज के समय को देखिए, सब कुछ डिजिटल है, ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड्स हैं और कोई कहीं से भी ग्लोबल ऑनलाइन लर्निंग कर सकता है। जब आप इस तरह से पहले और अब की तुलना करते हैं तो आपके तर्क बहुत ही असरदार बन जाते हैं। और इसी विषय को पूरी तरह से आज की वास्तविकता से जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक ऐसा उदाहरण ले सकते हैं जो हम सब ने जिया है, 2020 का कोविड-19 लॉकडाउन। याद है ना, जब स्कूल और दफ्तर पूरी तरह से बंद हो गए थे, तब घर से पढ़ाई और काम के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर ही तो हमारा सबसे बड़ा सहारा बने थे। ये एक ऐसा पुख्ता उदाहरण है जो आपके निबंध की मेन बॉडी को बिल्कुल सॉलिड बना देता है। कोई भी इसे पढ़कर तुरंत रिलेट कर पाएगा। तो इन दोनों उदाहरणों को गहराई से समझने के बाद अब समय आ गया है उन गोल्डन रूल्स का जो आपको परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अच्छे मार्क्स कभी भी पन्ने भरने या लंबी और उबाऊ बातें लिखने से नहीं मिलते। इसके केवल 2 अचूक सूत्र हैं। पहला है क्रमबद्धता यानी सीक्वेंस। आपके विचारों का फ्लो एक के बाद एक बिल्कुल लॉजिकल तरीके से चलना चाहिए। और दूसरा सूत्र है छोटे और प्रभावशाली वाक्य। लंबे और उलझे हुए वाक्यों में पाठक खो जाता है। उसकी जगह छोटे वाक्यों और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जो सीधा दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़े। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि निबंध लेखन का वो पुराना डर अब छूमंतर हो गया होगा। अपने विचारों को पन्नों पर उतारने का ये साइंटिफिक ब्लूप्रिंट अब आपके पास पूरी तरह से तैयार है। तो अब अंत में बस एक ही सवाल बचता है, इस नई समझ और इन गोल्डन रूल्स के साथ आज प्रैक्टिस के लिए आप कौन सा विषय चुनने वाले हैं? सच कहूं तो अपनी सोच और कल्पना को आजमाने का इससे बेहतर समय कोई और हो ही नहीं सकता। हमारे आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।